Hello? Is this Catherine Coleman? Hello? Yeah, this is she. My name is Dr. Varava. I'm calling from the Sarn Institute. Oh. I've just seen the picture you emailed to us. And you recognize her? Where is she right now? Is she someplace where she can hear you? No, she's not with me. She's with my husband at home. Call your husband right now and tell him to get your family out of the house. And then call the police. He won't listen to me. But why? Then tell him the little girl in the picture is not really a little girl. She's a grown woman. What? What are you talking about? The picture that I sent you is of our adopted daughter, and she's 9 years old. No, she's not. She has a rare hormone disorder. It's called hypopituitarism. It causes proportional dwarfism. She only looks like a child. According to our records, Lena Klammer was born in 1976. She's 33 years old. Hello, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. Dude, आज weather इतना अच्छा है ना. I'm gonna show you a picture, okay? Look at that. It is so pretty. Like ऐसा लग रहा है ना कि मैं बादल से ऐसे घिरा हूँ. It's such a nice feeling. Also मेरे जो जावेद इकबाल वाली वीडियो थी, that hit 100K today. I'm just so happy that one of my video can hit like 100K जिस पे मैंने इतनी मेहनत करी थी. एक वीडियो पे काम करते हैं मेरे को सबसे ज़्यादा रिलीफ तब मिलता है जब ना मैं गूगल क्रोम में एक वीडियो पे काम करते हैं. मेरे को सबसे ज़्यादा रिलीफ तब मिलता है जब मैं गूगल क्रोम में जो वो नहीं होते बुक मार्क्स, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ ना, उसके बाद जब मैं बुक मार्क्स डिलीट करता हूँ ना, सो दैट इज व्हेन आई फील लाइक ओके आई एम कंप्लीटली डन, आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस एनीमोर. एंड जब मैंने उस वीडियो पे 100K हिट हुए देखे, आई वाज लाइक okay, it was all worth it. So yeah, thank you so much for liking this series and thank you so much for showing me support. आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो एक हॉलीवुड मूवी में भी अडेप्ट करा गया है. एंड अगर तुम लोगों ने हॉरर मूवी ऑर्फन देखी थी, so you must remember how horrifying that movie was and कैसे ऑर्फन मूवी ने हमारे दिमाग में और दिल में एक अलग टाइप का डर बिठा दिया था. पर जिस पर्सन के ऊपर ये मूवी बेस्ड है, they have done such horrifying things which will make this movie look pale in comparison. In May of 2007, चेक रिपब्लिक में स्टेटेड पुलिस को एक आदमी एडवार का फोन कॉल आता है जिसने पुलिस से बहुत डर और कांप कर बात करी. एडवार ने पुलिस को यह बताया कि उसने उसी दिन अपने घर में एक बेबी मॉनिटर लगाया था एंड उसने एक कैमरा अपने बच्चे के कमरे में भी लगाया था जस्ट टू मॉनिटर हिज न्यू बॉर्न बेबी. पर जब उसने अपने किचन में सेटअप हुए बेबी मॉनिटर को देखा तो उसमें जो इमेजेस एंड वीडियोस ब्रॉडकास्ट हो रही थी वो उसके बेबी की नहीं थी. These images were coming from his neighbor's basement. इन इमेजेस को डिस्क्राइब करते हुए उसने पुलिस को बताया that he saw two partially naked boys जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थे और जमीन पे लेटे हुए थे. उन दोनों के ही हाथ और पैर बंधे हुए थे. And even though the quality of videos and photos was very low, he could still see कि ये दोनों बच्चे एक केज, एक पिंजरे के अंदर बंद थे. वो दोनों ही बच्चे जमीन से खाना खा रहे थे. खाना खा नहीं रहे थे, जमीन से खाना चाट रहे थे. एंड कभी कभी एडवार को उस पिंजरे के बाहर से एक हाथ आते हुए दिखता जो कि उन बच्चों को खाना खिला रहा था. पर बच्चों की शक्ल देखकर ये क्लियर था कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी एंड इन्हें कहीं दिनों से सताया जा रहा है. विच इज वाई ही इमीडिएटली कॉल्ड द पुलिस टू टेल देम एवरीथिंग एज दीज वर सम वेरी हैवी एक्यूजेशंस. पुलिस वेंट टू दिस हाउस इमीडिएटली एंड पुलिस उस घर में ब्रूट फोर्स से घुस गई. घर के अंदर घुसने पर उन्हें वहां दो सिस्टर्स दिखी, क्लैरा एंड कैटरीना मेयरोवा, जो पुलिस के ऊपर चिल्ला रही थी इन होप्स कि वो डर के घर से बाहर निकल जाए. बट ऑफिसर्स दे डिड नॉट केयर अबाउट देयर थिंग एंड दे वेंट स्ट्रेट इनसाइड. जब वो घर के अंदर गए तब उन्हें बेसमेंट से बहुत जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही. तो दो पुलिस ऑफिसर्स बेसमेंट की तरफ गए एंड जो भी उन्हें एडवार ने फोन कॉल पे बताया था वो सब कुछ सच निकला. देयर वाज रियली अ केज जिसके अंदर दो बहुत ही बुरी हालत में छोटे बच्चे थे और वहां एक छोटी लड़की भी थी जिस पर कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई थी पर वो भी गंध में कवर्ड थी. पुलिस ने सीधा क्लैरा एंड कैटरीना को कस्टडी में ले लिया और उन तीनों बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया. इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये दोनों बच्चे ऑनरे एंड याकब क्लैरा के ही बेटे थे. पर जो वो तीसरी लड़की थी उसका कोई भी रिकॉर्ड घर में नहीं था. आखिर ये 13 साल की बच्ची थी कौन जो कि उनके केज के आगे बैठकर रो रही थी. सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड बारबोरा स्कारलोवा. Karem 2007, Czech Republic. Andre, who was 8, and Jakob, who was 10 at that time, were found in the basement of Clara and Katrina's house. And उन दोनों बच्चों को देखकर ये क्लियर था कि
कि उन्हें बहुत टाइम से टॉर्चर करा जा रहा है। याकब की बॉडी पर क्लियर फिजिकल अब्यूज के निशान थे एंड दोनों ही बच्चों की बॉडी पर सिगरेट के बर्न्स भी थे। दोनों ही बच्चों के शरीर पर बेल्ट के निशान थे एंड दोनों ही बच्चे जमीन पर नंगे अपनी फीसीज में पड़े थे। तो ये तो क्लियर था कि ऑनरे एंड याकब को बहुत दिनों से या फिर बहुत महीनों से टॉर्चर करा जा रहा था। एज आई मेंशन दिस थिंग दैट ऑनरे एंड याकब वर रेस्क्यूड बाय पुलिस एंड क्लेरा एंड कैटरीना को कस्टडी में लिया गया था। पर इस घर में एक 13 साल की बच्ची भी थी जिसने अपना नाम एनिका बताया था। क्लेरा, हु वाज 31 एट द टाइम, हैड अ वेरी नाइस फैमिली ऑफ 4। उसके 2 बच्चे तो थे ही, पर उसने इस 13 साल की बच्ची को भी अडॉप्ट कर लिया था। क्लेरा बहुत ही ज्यादा शाय, सबमिसिव पर केयरिंग लेडी थी एंड शी हैड अ डिग्री इन टीचिंग कोर्स। और उसने टीचर का जॉब बस अपने अर्ली 20s में ही करा था। एंड आफ्टर ऑनरे एंड याकब वर बोर्न, शी जस्ट फोकस ऑन देम। क्लेरा अपने बच्चों के लिए ही चाहती थी कि उन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिले एंड शी वाज अ वेरी एनकरेजिंग मॉम। शी यूज्ड टू सपोर्ट हर सन्स इन एवरी एक्टिविटी। वो उन्हें उनके स्कूल के गेम्स में चेयर करने जाती थी। शी यूज्ड टू हेल्प देम स्टडी आल्सो। वो उनके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करती थी एंड शी यूज्ड टू रियली लव हर किड्स मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एट दैट टाइम। क्लेरा वाज अ वेरी लविंग एंड अ वेरी गिविंग पर्सन, राइट? पर जैसे मैंने कहा दैट शी वाज वेरी सबमिसिव आल्सो। तो क्लेरा के हस्बैंड ने उसके साथ डिवोर्स कर दिया था, ये कहकर कि शी वाज वेरी डिलूजनल एंड वो कुछ ज्यादा ही चीजों में फेथ रखती थी। बट इवन इफ ही डिडंट वांट टू स्टे विद क्लेरा फॉर व्हाटएवर रीजन, राइट, उसके हस्बैंड ने फिर भी ये ठीक नहीं करा बिकॉज ही हैड 2 सन्स एंड दे बोथ वर 5 and 3 एट दैट टाइम एंड इट वाजंट इवन लाइक दैट ही स्टक अराउंड आफ्टर द डिवोर्स। वो अपने बच्चों से डिवोर्स के बाद कभी भी नहीं मिला। तो एक दिन क्लेरा की बहन कैटरीना अपने साथ एक छोटी बच्ची लेकर आई जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा फ्रेल और बहुत ही ज्यादा दुबली पतली थी एंड उस बच्ची के हाथ के बोन्स एंड छाती के बोन्स क्लियरली दिख रहे। नाउ इवन दो कैटरीना इस बच्चे को अपने साथ लाई थी, शी डिडंट वांट टू टेक केयर ऑफ दिस किड बाय हरसेल्फ। सो उसने एक तरीके से इस बच्ची को क्लेरा के ऊपर सौंप दिया एंड क्लेरा बीइंग द लविंग पर्सन दैट शी वाज, शी एक्सेप्टेड दिस चाइल्ड इनटू हर फैमिली एंड इस 13 साल की मासूम बच्चे का नाम था एनिका। जैसे कि मैंने कहा, जब एनिका क्लेरा के घर में आई थी तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। सो बिना कोई सवाल करे क्लेरा इस बच्चे का ध्यान रखने लगी। She was taking care of एनिका। वो अपने बच्चों को भी she was trying to give her own kids the time. She was trying to mingle up her own kids with her so that they can become like really close. And शुरुआत में ये तीनों सच में भाई बहन जैसे ही थे। ऑनरे और याकब ने एनिका को कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया that she was adopted. Usually from what I have heard about adoption, right, is कि parents they try not to adopt very like older kids. They try to adopt mostly young kids and parents they usually like they prefer newborns because you know it's easier to nurture them and it's easier to hide the fact that they were adopted. I don't know if it's a bad thing to tell adopted kids that you are adopted or not, but some kids they might feel like weird if they knew about this fact that कि जिन लोगों के साथ मैं टाइम से रह रहा हूँ they are not my biological father and mother. But yeah, after the age of 6 or 7, it's very hard for a kid to get adopted by some family. So क्लेरा ने ये थॉट भी अपने दिमाग में रखा था that Anna और एनिका should not feel weird in this home. And धीरे धीरे जैसे एनिका ठीक हो रही थी, क्लेरा ने उससे उसके पास के बारे में पूछा. At first, Annika was very hesitant to tell anyone anything. Actually, in the beginning, she did not even talk to Clara and Katrina इतना ज़्यादा. But after seeing this thing, that Clara was very welcoming and she was really trying to help her, she opened up to her. Annika told her that she used to live in Norway and वो वहाँ से भाग गई थी क्योंकि कुछ चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग लोग उसका पीछा कर रहे थे. And she was about to be sold. जब वो उन लोगों से दूर भागी, तो she was running around a lot of smaller parts of Europe and stumbled upon Katrina, जिसने एनिका को कुछ टाइम के लिए अपने साथ ही रखा एंड इन लोगों से छुपाने की कोशिश करी. एंड व्हेन कैटरीना थॉट दैट इट वाज सेफ फॉर एनिका टू गो आउट, शी टुक हर टू क्लेरा. एंड बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल अब्यूज एट सच यंग एज, एनिका हैड टू गो थ्रू मल्टीपल मेन. एनिका ने क्लेरा से कहा कि यही रीजन है कि मेरी बॉडी के कुछ पार्ट्स बच्चों जैसे नहीं दिखते हैं, even though she was a 13-year-old child. After hearing all of this, Clara was just downright sad. उसको ये believe नहीं हो पा रहा था कि एक इतनी छोटी बच्चे को इतनी मुश्किलें उससे गुजरना पड़ा. She felt really bad for her and she was ready to do anything for her, just so that Annika can feel warmth, just so that Annika can have a home. And Annika का ख्याल रखते रखते उसके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से she got attached to her. Now because Annika was sick and she had leukemia, she was taken to the hospital. पर हॉस्पिटल जाने के लिए एनिका हमेशा कैटरीना के साथ जाने की जिद करती थी. कैटरीना was the one who took her to a very good doctor who promised Clara that he will take care of her like her own child. कैटरीना तो इस डॉक्टर से रोज मिलती थी, पर क्लेरा इस डॉक्टर से सिर्फ एक ही बार मिली थी. उनकी ज्यादातर बातें कॉल के थ्रू एंड टेक्स्ट के थ्रू होती थी. दिस डॉक्टर वुड टेल क्लेरा टू टेक केयर ऑफ एनिका इन अ वेरी स्पेसिफिक वे. एंड जब कैटरीना एंड एनिका डॉक्टर को विजिट करके घर आते, दे नेवर टॉक्ड अबाउट व्हाट हैपेंड इन हॉस्पिटल विद क्लेरा, व्हिच मेड हर फील लेफ्ट आउट. क्लेरा कुछ भी करने के लिए तैयार थी ताकि एनिका की तबीयत ठीक हो जाए, पर जो ये डॉक्टर था
ये डॉक्टर क्लैरा को कुछ सही नहीं लग रहा था। एक बार इस डॉक्टर ने क्लैरा को फोन करके कहा कि एनिका की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, एंड ही टोल्ड हर कि तुम उसका पूरा बॉडी ऑयल से रब करो एंड रब हर प्राइवेट पार्ट्स एज वेल अग्रेसिवली। क्लैरा ने ये सुनने के बाद डॉक्टर से पूछा कि भला इससे एनिका की तबीयत कैसे ठीक होगी, एंड द डॉक्टर सेड टू हर दैट दिस वाज टू प्रिजर्व हर प्योर एनर्जी। एंड ऐसे ही टाइम के साथ इस डॉक्टर के मेथड्स धीरे धीरे और भी ज्यादा वियर्ड एंड और भी ज्यादा क्रीपी होते गए। सो कुछ टाइम बीता, क्लैरा वाज टेकिंग केयर ऑफ एनिका एंड कैटरीना एनिका को हॉस्पिटल ले जाती थी। पर एक दिन Clara received a very horrifying text from this doctor. He told her that Anika was abducted from the hospital and hospital के सारे workers बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने के लिए. But she should not expect anything from this search. Clara was in shock and she was freaking out, being worried. वो ये सोच रही थी कि इस मासूम बच्ची के साथ जिसके साथ पहले ही इतना सब कुछ बुरा भरा हो चुका है, now she had to go through this. So Clara she just went out and she started to search for Anika by herself. पर Clara को ये नहीं पता था that this character wasn't really a 13-year-old girl. ये एक 13 साल की बच्ची नहीं थी. Instead, this was a 31-year-old woman named Barbora Skarlova who was running from police pretending to be a child. बारबोरा स्कारलोवा वॉज अ मिस्ट्री. उसके बैकग्राउंड, रिलेटिव्स या फिर पेरेंट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा कम इंफॉर्मेशन है. द ओनली कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अबाउट हर ओरिजिन्स इज दैट she was born in Czechoslovakia. I'm sorry if I pronounced that thing wrong. Barbora suffered from hypopituitarism, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होना बहुत कम हो जाता है, which in turn makes you look very young, just like the girl from movie Orphan, जिसके वजह से ही 31 साल का होने के बाद भी she looked like a very young girl or a very young boy. और इस डिजीज के साथ साथ Barbora was also suffering from multiple identity disorders, schizophrenia, and psychopathic and violent traits. And जितने भी लोग Barbora के contact में थे, they all said one thing, that she got immense satisfaction whenever she manipulated somebody. क्योंकि Barbora schizophrenic थी, she spent major portion of her childhood in hospital. But even there, she used to act very strangely from other patients. And doctors को कभी ये पता ही नहीं चलता था कि कब Barbora hospital के अंदर आती थी और कब वो hospital से भाग जाती थी. She knew this thing that she looked very young, and वो इस चीज का हमेशा फायदा उठाती थी. वो पूरी लाइफ में अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी से डिफरेंट लोगों को डिसीव करती गई. बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी यूज्ड टू पोज एज अ डिफेंसलेस गर्ल जिसको एक घर की बहुत ज्यादा जरूरत थी. उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती थी, एंड दिस इज द सेम स्टोरी दैट शी टोल्ड क्लैरा, एंड इट वाज अ हार्ट टचिंग वन टू इफ यू कंसीडर इट कमिंग फ्रॉम अ चाइल्ड. सी, एक ऑर्फन हु वाज अब्यूज्ड, रनिंग अराउंड द कंट्री बीइंग सिक, एंड आल्सो शी लुक्ड वेरी सिक. तो कौन ऐसे छोटे बच्चों को अपने घर में जगह नहीं देगा. शी न्यू हर कंडीशन एंड दिस स्टोरी वर्कड वेरी वेल, एंड ये सब करते करते वो मल्टीपल घर के थ्रू क्लैरा एंड कैटरीना तक पहुंच गई. बारबोरा यूज्ड टू टेप हर ब्रेस्ट अप, एंड शी आल्सो हैड ब्रेस्ट रिडक्शन just so that she could look more like a child. And even though Barbora, posing as Anika, told Clara that she was sexually abused, right? She had never had sex in her life. She faked everything from her documents to doctors and prescriptions too. And she did all of this with the help of Katrina, which I don't know why she would help this girl. Why would she deceive her own sister? I don't get that thing. पर सिर्फ Katrina ही Barbora की मदद नहीं कर रही थी. She was also getting help from her real dad, जोसेफ स्कारलोवा. एंड जब डॉक्टर ने क्लैरा को ये टेक्स्ट करा था कि एनिका को हॉस्पिटल से उठा लिया गया था, ये टेक्स्ट भी एनिका के रियल डैड जोसेफ स्कारलोवा ने ही करा था. When Clara was worried about Anika, Anika actually अपने डैड के घर में थी, planning her next move. Anika met Clara in 2005 and she was adopted by Clara after Katrina handed her over. But moving in 2006, things started to change a bit and they were changing for the worse. जैसे कि मैंने बताया, the doctor who was in contact with Clara was Joseph Skarlova. तो वो हमेशा क्लैरा को एनिका के बारे में बुरी ही न्यूज देता था, because he knew through Katrina that Clara can be easily manipulated. So he used to text her that एनिका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, वो अपनी आईसाइट लूज कर रही है, वो अपनी हेयरिंग लूज कर रही है, and many more lies. And एनिका जब हॉस्पिटल से गायब हो गई थी तो उससे कुछ दिन बाद कैटरीना उसको वापस लेकर आई थी. एंड विद हर केम सम मोर लाइज ऑफ कोर्स. पर क्योंकि एनिका की तबीयत इतनी खराब थी एंड क्योंकि एनिका अभी गायब हो गई थी, एट दिस टाइम क्लैरा वाज फुल्ली फोकस्ड ऑन एनिका टू द पॉइंट दैट शी स्टार्टेड टू नेग्लेक्ट हर ओन सन्स. एट दिस पॉइंट क्लैरा ने एनिका को अपनी बेटी ही मान लिया था. आई मीन दे यूज्ड टू लिव टुगेदर. एनिका भी क्लैरा को बहुत ही ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट कर रही थी. शी यूज्ड टू प्रिटेंड लाइक कि उसको दर्द हो रहा है एंड शी यूज्ड टू जस्ट शाउट मॉम मॉम. क्लैरा ऑन द अदर हैंड, शी रियली वांटेड टू प्रोटेक्ट एनिका. शी रियली वांटेड हर टू फील सेफ एंड शी रियली वांटेड एनिका टू फील लाइक दिस वाज हर ओन होम. तो क्लैरा ने ये डिसाइड करा
कि वो एनिका को प्रॉपरली लीगली अडॉप्ट कर लेगी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। सी, एनिका और बारबोरा's रियल फादर वाज मैनिपुलेटिंग क्लैरा अ लॉट। उसने क्लैरा को ये कहा कि एनिका को अडॉप्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो कभी भी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि अडॉप्शन के लिए एक सेफ होम चाहिए होता है। एंड एनिका डिड नॉट फील सेफ विद ऑनरे एंड याकब। जोसेफ ने क्लैरा को ये कहा कि ऑनरे एंड याकब वर मीन टू हर, दे वर मीन टू एनिका। तो क्लैरा बीइंग कंसर्न, उसने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, यू नो, टू मेक थिंग्स बेटर। एंड ही सजेस्टेड to throw away her own child or at least move them away from Annika, जिसका बेसिकली मतलब ये था कि क्लैरा को अपने ही बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। Now, no normal mother would even think of doing this thing with her own child, especially when they were both under 10. But Annika ने बारबोरा पर ढंग से ही पकड़ बना ली थी। And at the end, Clara sent her 2 kids to live with her grandparents. And Joseph Skarlova, he did not stop there. He really wanted her own kids to get out of the picture. So he told Clara that she needs to discipline them. Joseph ने क्लैरा को ये कहा कि उसके दोनों बेटों में evil spirit घुस गई है, जिसे क्लैरा को खुद से ही भगाना होगा। And she could do this thing by avoiding her kids. He told her to avoid her kids. उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन पे चिल्लाना, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें मारना। याकब एंड ऑनरे की कुछ भी इनकन्वीनियंस पे उन्हें बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट देने के लिए कहा। एंड क्लैरा, नॉट बीइंग इन हर राइट माइंड, she started to follow this doctor's recommendations. And this is where we get closer to the incident in the beginning of this video. क्लैरा अब अपने खुद के बच्चों के छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो रीजन ढूंढ रही है अपने लड़कों पे गुस्सा करने का। वो उन्हें कभी हाथ से मारती, कभी स्टिक से, कभी बेल्ट से। एंड अगर वो कभी कुछ बोलते या फिर रोते तो क्लैरा उन्हें कई घंटों तक क्लोजेट या फिर रूम्स में बंद कर देती थी। She used to keep them there until they will fall asleep sobbing. And वो उन्हें खाने और पानी के लिए भी कुछ नहीं देती थी, because she believed that this is what will cleanse the evil spirit. She used to believe that all the things that her boys were doing, they were all wrong, and this was all because of the evil spirit. She started punishing her kids in March, पर अगस्त आने तक भी ये डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं था। उसने कहा कि एनिका की तबीयत सही नहीं हो रही है, तुम उस पर पूरा फोकस नहीं कर रही हो। सो क्लियरली ये रिकमेंडेशंस काम नहीं कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू ट्राई शॉक थेरेपी। उसने कहा कि क्लैरा को इन बच्चों से पूरा लगाव हटाना होगा एंड एक माँ की तरह सोचना बंद करना होगा। He asked her to take these boys to a cottage in Viverska, जहाँ क्लैरा, जैन स्कारलोवा, जैन टोरिक एंड हैना थे। जैन स्कारलोवा बारबोरा स्कारलोवा और एनिका का असली भाई। बट क्लैरा, शी डिड नॉट नो दिस थिंग। क्लैरा इस कॉटेज में सिर्फ जैन टरिक एंड हैना से पहले मिली थी। दैट टू वाज इन हर किड्स समर कैंप। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, अगर जो भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं इस केस के बारे में, इफ दोज आर ट्रू, then these boys they had to go through a lot of torture in this cottage. उन्हें डॉग केजेस में रखा गया था एंड उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए भी मना करा गया था। They were made to eat, sleep and shit in this cage. They were basically like उन्हें एक जानवर की तरह रखा जा रहा था। अगर वो कुछ बोलते या क्वेश्चन करते तो कैटरीना उनके हाथ पीछे से पकड़ती थी और क्लैरा उनका सर पानी के अंदर डुबा देती थी। एंड ये पांचों अपनी सिगरेट्स इन बच्चों के फ्लैश पे बुझा देते थे। कभी कभी उन्हें थप्पड़ से मारते और कभी कभी उन्हें बेल्ट से भी मारते थे। पर सबसे बुरी चीज जो इन लड़कों के लिए थी वो था mental manipulation. They made Jakob and Andre feel like that they both deserved this thing. They made them believe कि एनिका के साथ जो भी बुरा हो रहा है, it was because of them. As if these kids they deserved any of this, and they both were very young, right? So they believed it also. क्योंकि वो छोटे थे उस टाइम पे, 8 और 10 साल के यार. So they just उनको सही गलत का कुछ पता नहीं था. They just accepted this. उन्हें mental torture करा जा रहा था, उन्हें physically abuse करा जा रहा था, and physical abuse यहाँ पे खत्म नहीं होता. Hannah and John Tarek, they both were the worst. I cannot tell you in details here कि इन बच्चों के साथ क्या क्या हुआ था. But this is just a trigger warning if you cannot stomach cannibalism. They used to tie their mouths and इन बच्चों के body parts काट कर वो एक दूसरे को खिलाते थे और कभी खुद भी खाते थे. There is more detail about their methods and उन्होंने क्या क्या इन बच्चों के साथ करा था. But I think वो कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा. Just know this thing that these two boys went through hell. And वो भी सिर्फ एक झूठ, एक 31 साल की आंटी के झूठ पर, who was pretending to be this kid, who was pretending to be Annika, a 13-year-old girl. And इस पूरे टाइम पर Annika भी कॉटेज में ही थी. तो वो ऑन्ड्रे और याकब को बहुत ज्यादा बुरा भला बोलती थी, है ना. वो बिना मतलब के उनके पास जाकर चिल्लाती थी. एंड क्लैरा को ये लगता था कि इन्होंने दोबारा से Annika को हर्ट कर दिया. She was always two-faced and वो इन दोनों बच्चों को बहुत सताती थी. The best way to describe her would be that she was the sass of some Indian soap opera. जैसे इंडियन सोप ओपरा में सास अपनी बहू के सामने जोर से चिल्ला के रोती है ना, ताकि उसका बेटा दूसरे रूम में सुन ले और आके अपनी ही पत्नी को डांटे. So yeah, she was acting like that sass. Annika के इन झूठे क्लेम्स और इन झूठे एक्यूजेशंस की वजह से
क्लैरा और कैटरीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था एंड दे यूज्ड टू टॉर्चर दीज बॉयज मोर एंड मोर एंड मोर एंड ये चीज पूरे 8 दिन चली। 8 दिन बाद जब क्लैरा एंड कैटरीना घर वापस आए तो क्लैरा ने एनिका को लीगली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अडॉप्ट कर लिया था एंड नाउ 5 ऑफ देम दे वर लिविंग अंडर द सेम रूफ जहां पे पुलिस आई एंड बाकी की स्टोरी तो तुम लोग को पता ही होगी। आफ्टर पुलिस केम इन दे टुक दीज 3 किड्स टू क्लॉक कनेक्ट जहां नॉर्मल ऐसे केसेस में बच्चों को ले जाकर ध्यान से रखा जाता था। पुलिस स्टार्टेड टू आस्क एनिका क्वेश्चंस about her parents and where she was from. एनिका पहले कुछ दिनों तक झूठ बोलती रही और माइग्रेन फेक करती रही, पर कुछ दिन बाद एनिका और बारबोरा स्कारलोवा वहां से भाग गई एंड शी लेफ्ट दैट प्लेस फॉरएवर। जब पुलिस को एनिका का सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। She started to go through families and she started to go through countries again. वो कभी डेनमार्क भागी, कभी नॉर्वे भागी एंड वो दोबारा से गायब हो गई थी। She was directly connected to Andre and Jakob's case. तो पुलिस उसे ढूंढने का बहुत ट्राई कर रही थी, पर 2 साल तक ढूंढने पर भी पुलिस को एनिका कहीं नहीं मिली। Until in 2008 when a boy named Adam was reported missing. And इस मिसिंग केस के वजह से ही हमें बारबोरा का एक क्लू मिलेगा। January 2008, Police of Norway released a missing person statement. Who was a 13-year-old boy, Adam. Adam, Marian Lee school में पढ़ता था and वहाँ के teachers said that he was a usually shy and a quiet kid. पर वो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही smart था for his age. They did try to talk to him, पर 13-16 साल की उम्र में kids go through a lot of development. So they did not want to bother him and they left him to discover and make friends on his own. Adam ने Marian Lee school सितंबर में ज्वाइन करा था, just 1 month after coming from Czech Republic with his father Martin Farner. School teachers ने ये कहा था कि they have only met Adam's dad once, but एक बार मिलने पर भी उन्हें ये realize हो गया था कि his dad was a very mysterious and a very private guy. Adam की school life normally चल रही थी, but after 3 months he went missing. And because this was a genuinely troubled kid of a school, Norway police and local residents, they were concerned about Adam. So पूरे nation में हर जगह TV, radio, internet, हर जगह पुलिस ने Adam का description दे दिया था. A 13 to 14-year-old boy, relatively fat or chubby, bald head, wears hats and hoodies all the time. Police also started to put flyers on every corner of the street. Locally तो उन्होंने ये चीज करी ही थी, but they also did this thing through whole nation. After searching for few weeks, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन led them to a small town called Tromsø, जहाँ की पॉपुलेशन तो ज्यादा नहीं थी, but it was like any other Norwegian town, cold and clean for all sakes. जैसे ही पुलिस Tromsø में पहुंची, वहाँ के लोकल्स ने पुलिस को इन्फॉर्म करा कि फ्लायर्स के डिस्क्रिप्शन से मैच होता हुआ एक लड़का टाउन के आउटस्कर्ट्स में एक अजीब एंड टॉल आदमी के साथ रह रहा है। They immediately went to the said location and found that Adam was living there for real. When police were trying to help Adam to be safe, चेक रिपब्लिक का एक मिसिंग पोस्टर उनके सामने है and I'm sure you have guessed it, but this poster was of Annika. Police put the pieces together and obviously came to the conclusion that Adam and Annika were the same person, who was actually a 33-year-old lady, Barbora Skarlova, जो कि पिछले 1 साल से चेक रिपब्लिक की पुलिस से भाग रही थी. After taking her to the police station, investigators they started to question her. Why was she doing this? Why was she running? Multiple फैमिली के थ्रू जाने का उसका मकसद क्या था? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेटर्स को ये क्लियर था कि बारबोरा पिछले चाइल्ड अब्यूज केस से भागना चाह रही थी. Because as I said that she was directly involved with Clara, Andre and Jakob. उसने पुलिस को अपनी बीमारी के बारे में भी बताया, जिसकी वजह से वह अपनी एज से बहुत छोटी दिखती थी. एंड नॉर्वे में एक छोटे लड़के जैसा दिखने के लिए she shaved her head. उसने वेट गेन करा, उसने ग्लासेस पहने and she taped her breasts. वो नॉर्वे वापस असली एडम का पासपोर्ट यूज करके आई थी, जो कि इस लड़के एडम के पेरेंट्स ने ही बारबोरा स्कारलोवा को ऐसे ही दे दिया था. एंड फॉर सम रीजन एडम के रियल पेरेंट्स बारबोरा स्कारलोवा की पूरी मदद कर रहे थे. दे लेफ्ट देयर ओन चाइल्ड टू हेल्प दिस 33-year-old वुमन, ताकि नेबर्स एंड स्कूल को ये बिलीव हो जाए कि बारबोरा और एडम उनका ही बेटा है. मार्टिन इस चीज को और भी ज्यादा बिलीवेबल बनाने के लिए बारबोरा के साथ एक बार स्कूल भी गया, बट he did not speak much to the principal, which is why principal thought that he was a very private person. Now slowly the whole story of Barbora was coming out. But why were different family helping her? Why were multiple people listening to her? Yeah, this was clear कि जब वो एक kid जैसा पोज करती थी, her back story was very tragic. पर एक adult इतनी सारी चीजें एक बच्चे के लिए कैसे कर सकता है? Well, this is where Barbora's real father, Joseph Skarlova, comes in. Joseph Skarlova was behind a cult
called the Grail movement, जहाँ लोग freely Christian ideology को अपना सकते थे, but they were allowed to express new age views as well. And this cult was formed in 1940 by Oscar Ernst. इस cult का जो sacred text था, जो ideology की books थी, वो भी ऑस्कर ने ही लिखी थी, and he called it The Light of Truth. 1940 से ही जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया से धीरे धीरे सपोर्टर्स इस कल्ट को ज्वाइन कर रहे थे. And in 2000, two sisters also joined this cult called Clara and Katrina. But in the beginning, they did not realize this thing, that this was a cult. Clara के कुछ neighbors ने ये बताया था that she always used to say that she was destined to fulfill a mission for God. And यही same चीज कैटरीना भी अपने दोस्तों को कहती थी. People at that time, they just brushed it off. But no one realized this thing, that these both were getting mind washed. And ये सारा का सारा manipulation एक ही आदमी कर रहा था, जोसेफ स्कारलोवा. जोसेफ स्कारलोवा 2005 में ग्रेल मूवमेंट का हेड बन गया था, but he used to work mostly from the shadows, which created a mystery amongst the cult followers. वो ये कहता था कि I will reveal myself to the most devoted and most deserved believer, जिसकी वजह से ही लोग जोसेफ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, एंड वो उसकी हर एक बात मानते थे. 2005 में जोसेफ अपनी बेटी बारबोरा को एनिका के भेष में कैटरीना के पास ले गया था. He told her to take care of her and she did it without asking any question. पर अचानक बीच में जोसेफ का प्लान चेंज हो गया. He asked Katrina to hand over Annika to Clara. Maybe जोसेफ को ये पता था कि Clara was a more loving and a caring person. Or maybe he just wanted to plant Annika in their house so that he could indirectly abuse these two kids. कैटरीना को ये पता था कि एनिका बारबोरा है, पर शुरुआत में क्लैरा को ये पता नहीं था कि एनिका wasn't a child but a 31-year-old woman. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बारबोरा जानबूझकर क्लैरा को मैनिपुलेट करती थी. She even manipulated Jan and Hannah who were in the cottage, and ये सब कुछ जोसेफ का ही प्लान था. जोसेफ wanted to start a new cult, पर वो ग्रेल मूवमेंट छोड़ना नहीं चाहता था. And for this reason only, he was grooming his daughter Barbora. He was grooming his daughter Barbora to take over his position in Grail movement by teaching her all the tactics and manipulative ways. पुलिस को अब सब कुछ समझ आ रहा था, एंड उन्हें यह भी पता चल गया था कि रियल एडम के पेरेंट्स भी ग्रेल मूवमेंट कल्ट के फॉलोअर्स थे, एंड वो भी जोसेफ के कहने पर बारबोरा की हेल्प कर रहे थे. जस्ट टू हियर व्हाट हैड हैपेंड विद कैटरीना एंड क्लैरा, और इफ द स्टोरी ऑफ बारबोरा वाज इवन ट्रू, पुलिस कॉल्ड ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर बट दे ऑल टर्न्ड ऑन ईच अदर. बारबोरा ने पुलिस को यह कहा कि उसे बचपन से ब्रेन वॉश करा जा रहा है. Her dad made her join the cult and do all of these bad things, and her dad made her believe that this was the purpose of her life. This was what God planned for her. उसने पुलिस को यह भी कहा कि उसे क्लैरा के दोनों बेटे के बारे में कुछ भी याद नहीं है, in hopes that she gets hospitalized. और मे बी वो वहां से दोबारा भाग जाती, पर पुलिस ने उसकी नहीं सुनी. Clara said that she was also brainwashed by Barbora's father and that she had no idea about him acting as a doctor for Annika. She told police that she only did the things that she did because the doctor asked her to. And जब भी वो जोसेफ से बात करती थी, he also encouraged her to follow doctor's methods. In this case, I feel like that Clara was manipulated from every way, because her last statement was this: I never wanted to hurt my sons. I don't know why I let that happen. A lot of bad things were happening around me and I did not know what to do or who to turn to. I know I did hurt my kids, but I really never wanted that to happen. I mean, Clara के लिए तो एनिका एक खोई हुई बच्ची ही थी, and she really did love her kids, but I feel like she was manipulated in a very bad way, to the point that she ended up doing things that she should not have. Katrina, on the other hand, she started to lie. उसने पुलिस से ये कहा कि बारबोरा और क्लैरा दोनों ही उसे मैनिपुलेट कर रहे थे, and also that she had no idea Joseph was acting as the doctor. This case was taken to the court, and इस केस का ट्रायल बहुत लंबा चला क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे. बारबोरा, जोसेफ, क्लैरा, कैटरीना, एडम के पेरेंट्स and some neighbors were also called in. पर ट्रायल खत्म होने के बाद every single person was found guilty except Joseph. Clara was sentenced for 9 years in jail, Katrina for 10 years in jail, and Barbora for 5 years in jail. Barbora Škrlová, která se podílela na týrání dětí v Kořimi, půjde na 5 let do vězení. Olomoucký vrchní soud dnes sice zrušil předchozí verdikt, trest ale ponechal naprosto stejný. 35letá Škrlová je potrestána hlavně za to, že chlapce pod dohledem sester Mauerových mučila. Jednoho dokonce topila v lavoru. Dlouho skrývala svou identitu, hrála si na 13letou Aničku a později na chlapce Adama. Škrlová je tak 6. aktérkou kuřímské kauzy, která půjde za mříže. Těm předchozím odvolací soud potvrdil trest už v březnu. But all 3 of them were bailed out in 1 year by some unknown person. And I'm gonna let you guys guess who this unknown person was. And yes, all 3 of them are completely free today and they are living a normal life. If you think about it, right? ये केस कभी भी बाहर नहीं आता. This whole case, this whole investigation started through
malfunction. अगर क्लैरा के नेबर का बेबी मॉनिटर इनके कैमरा से कभी अटैच नहीं होता, इट वॉज अ मिरेकल दैट दिस थिंग हैपेंड, वरना वो दोनों बच्चे कभी नहीं बचते. एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि इस केस के ऊपर एक मूवी भी बनी है, द ऑर्फन. पर अगर तुम लोग ऑर्फन की लड़की और बारबोरा स्कारलोवा को एक साथ कंपेयर करो ना, तो तुम्हें ये इजीली रियलाइज हो जाएगा कि बारबोरा स्कारलोवा वाज मोर इविल. एंड एट द एंड बारबोरा स्कारलोवा को कभी भी अप्रोप्रिएट सजा नहीं मिली. वेल, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस केस, एंड आई होप दैट यू लर्न समथिंग व्हाइल स्पेंडिंग योर टाइम विद मी हियर. बट क्विकली बिफोर गोइंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज जॉइन माय चैनल मेंबरशिप. मैंने अपने चैनल मेंबरशिप में 2 इमोट्स डाल दिए हैं, and it is the best way to support me seriously. And yeah, subscribe to me before I hit 1 million. I hope you're happy. I hope you keep your loved ones very close, guys, especially after listening to this case. Appreciate your family, because at least तुम्हारी family ऐसी नहीं. Okay, yeah, that's about it. Thank you so much for watching, and I will see you very, very soon. Bye bye.